अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत अजब मोड़ पर आन खड़ी है। पहले एक जमात दूसरे के खिलाफ सियासत करती थी या हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन अलायंस एक दूसरे को टफ टाइम देते थे, मगर हालिया इंतखाबात के बाद सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ कम और पार्टी विद इन पार्टी की सियासत में ज़्यादा उलझी नजर आती हैं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने इत्तेहाद करके ओहदे बांट लिए और हुकूमत शुरू कर दी, मगर जो बड़े बुर्ज इलेक्शन नहीं जीत पाए और उन्हें कोई ओहदा भी नहीं मिला या जिन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, वो इलेक्शन पर सवाल उठाते नजर आते हैं कि उनका मैंडेट था ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। और ऐसे लोगों के काबीना में शामिल होने पर भी ऐलान है कि जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक ही नहीं है। पिक एंड चूज हुआ है, यानी आप ये मेंटेन कर रहे हैं कि आपकी जमात की हुकूमत बनती नहीं थी, बनवाई गई। कि ये बात फाद हुसैन हकीकत है कि पास जो 8 फरवरी के नताइज थे उसके मुताबिक अक्सरियती जमात हम नहीं हैं। सर, इनको तो आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इससे बड़ा वज़ीर दाखिला से बड़ा फिर वज़ीर आज़म ही होता है। तो चलो, उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते, वज़ीर दाखिला ही पे इक्तफा किया हुआ है उन्होंने, अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अगर वो चाहें तो वो बन भी सकते हैं, इस वक्त इस पोजीशन में है वो। बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब कंडीशन ये है कि जो हाल हुकूमती जमात का है वही हाल तगड़ी अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। स्ट्रीट पावर के हिसाब तक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है और अगर वो धरना या तहरीक चलाने के लिए सड़कों पर आ जाए तो हुकूमत को तिगनी का नाच नचा सकती है, मगर वो भी जमात के अंदर ग्रुपिंग और धड़ेबंदी का शिकार है। गुज़श्ता रोज़ जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने अपनी क़यादत को वाज़ेह पैगाम देते हुए ललकारा है कि पैराशूटर्स की बजाय वर्कर्स को ऊपर लाया जाए। हमारे हुक्मरान और सियासतदान मैंडेट चोर के नारों में उलझे हुए हैं। इक़्तिदार की खातिर IMF तो कभी फैटफ और कभी खारजा अमूर पर सियासी साजबाज में घिरे नजर आते हैं, जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। एक के बाद एक जगह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो रहा है, गैर मुल्कियों को निशाना बनाया जा रहा है और आम शहरियों को भी टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है, जबकि हमारा अज़ली दुश्मन भारत अल ऐलान घर में घुसकर मारने का बयान दे रहा है। एक तरफ तो ये खुशाइंद है कि जो इंडिया इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते नहीं थकता था, अब अपने ही जाल में सियाद आ गया वाला मामला हुआ कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने का बयान देकर इंडिया खुद फंस चुका है। मगर यहाँ इंडिया का यह बयान हमारे सियासतदानों के लिए भी पैगाम है कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क की सिटी हमारी तरजीह होनी चाहिए और मुल्क से दहशत गर्दी के सफाई के लिए किसी नेशनल एक्शन प्लान की खातिर सबको एक पेज पर आ जाना चाहिए। मगर यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या सियासी जमातों को एक पेज पर लाया जा सकता है और लेकर कौन आएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रऊफ हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे पहले ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो मुखालिफिन के साथ मिले हुए हैं और पार्टी तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये कौन से लोग हैं जिसकी निशानदेही खान साहब बैठ के कर रहे हैं जेल से? थैंक यू फरवा। देखिए, 2 साल पहले जब हमारी हुकूमत को जब से हमारी हुकूमत को गिराया गया था, उससे ज़्यादा, लेकिन ख़ासकर 9 मई उसके बाद से जो रियासत का जबर, जो फस्तायत और जो बर्बरियत का मुजाहरा PTI की तरफ किया गया है, मेरा ख्याल है वो तो उसके ऊपर तो किताबें लिखी जाएंगी आने वाले वक्तों में। उसके बावजूद पार्टी ने सर्वाइव किया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि पार्टी को ख़त्म करना है और पार्टी लीडरशिप को हमने अबडक्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, फोर्सबली उनसे रॉयल्टीज़ तब्दील करवाई गई। उसके बावजूद पार्टी ने सर्वाइव किया। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं फील करता हूँ कि मैं अपने तय ये एक मिरेकल है कि इस सारे जबर और फस्तायत के बावजूद पार्टी सर्वाइव कर गई। लेकिन पार्टी के अंदर खान साहब ने जैसा कि आज कहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि एक ऐसा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हों जो कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसकी इजाज़त नहीं देता। तो वो देखा जाएगा वक्त आने के ऊपर। लेकिन वो इस वक्त पार्टी को बराह रास्त लीड भी नहीं कर रहे हैं खान साहब,
اور وہ انوالو بھی نہیں ہے خان صاحب. اگر وہ بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پارٹی توڑ رہے ہیں, تو آپ تو براہ راست پارٹی کے ورکرز کے ساتھ بھی ملتے ہیں, آپ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں, آپ اپر لیول پر بھی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کور کمیٹی کا بھی حصہ ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیے یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں. ایسی چیزیں ہمیشہ پبلک جو پارٹی کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں ڈسکس ہوتی ہیں. اگر ایسی کوئی سچویشن ہوگی تو وہ ڈسکس ہوگی, پارٹی پلیٹ فارمز میں ڈسکس ہوگی, بٹ اٹ ڈز ناٹ ریکوائر اے پبلک کامنٹ. میں پبلک فورم کے اوپر کبھی یہ بات نہیں ڈسکس کروں گا ایز دا پارٹی اسپوکس مین. تو یعنی پہ جو شہریار آفریدی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے غلط طریقہ اپنایا ہے؟ دیکھیے شہریار صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت اہم ایسٹ ہے. ان کی بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے, ان کی سیکریفائسز جو ہیں وہ ایک مشعل راہ ہیں پارٹی کے باقی لوگوں کے لیے. سو ہم ان کی کہی ہوئی بات کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. سو اس کو ہم اپروپریٹ فورم کے اوپر لیں گے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے, اپروپریٹ فورم کے اوپر لے کے ہم کوشش کریں گے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کا ازالہ ہو جائے, وہ ریڈریس ہو جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن اچھی بات ہے اگر آپ اپروپریٹ فورم میں اپنی کور کمیٹی کے اندر بیٹھ کر یہ باتیں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی باتیں لیک ہو جاتی ہیں. یہ جو قرآن پاک پہ حلف لینے والا معاملہ ہے, پہلے تو مجھے یہ تصدیق کر دیں, یہ درست ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جی. ریسنٹلی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو کہ میں تصدیق کر سکوں اس کی. نہیں. یعنی کور کمیٹی کے اندر جو ہے کوئی قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کوئی حلف نہیں لیا گیا کہ یہاں کی باتیں باہر نہیں جائیں گی؟ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہوتا رہتا ہے جی, لیکن ایز سچ ایز اے میٹر آف پالیسی یہ چیز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے جی. انڈیویجول لیول کے اوپر لوگ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ آن لائن جلسے کے اندر یہ باتیں کہاں سے نکل آئی؟ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پہ حلف لے کے جو ہے وہ ہمیں کہا گیا کہ باہر نہیں باتیں جائیں گی. دیکھیے باہر باتیں نہیں جانی چاہیے, ہماری باتیں لیک آؤٹ ہوئی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا ہے بائی دا وے آن لائن جلسہ جو ہوا تھا. جی بار بار باور کروانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اپنے سب ممبران کو, قابل قدر ممبران کو, کہ یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے, لیکن کچھ ریپیٹیشن ہوا ہے, کوئی چیزیں باہر گئی ہیں, نہیں جانی چاہیے. تو وہ ہم ونس اگین پارٹی فورمز کے اوپر ہم ریمیڈیل سٹیپس جو ہیں وہ لے رہے ہیں. کور کمیٹی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اب شاید یہ بھی ایک وجہ ہو اس کی, انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے, اور 14 ممبرس تھے اور اس میں 5 اور شامل ہوئے ہیں. آج 19 ممبران کی کمیٹی ہے. اب تمام پولیٹیکل مسائل جو ایشوز ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں, وہ پولیٹیکل کمیٹی لیول کے اوپر ڈسکس کی جائیں گی. کور کمیٹی کا ویسے بھی سائز جو ہے وہ بہت بڑا تھا, 70+ ممبرز اس کے ہو گئے ہیں, تو یہ ایک مور مینیجبل سائز ہوگا اور یہاں فیصلے کیے جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی کے لیول کے اوپر. سو یہ آئی تھنک ایک بڑا خوش آئند سٹیپ ہے جو کہ خان صاحب نے لیا ہے, اور اس سے وہ جو ایک ایشو تھا نیوز لیک آؤٹ ہونے کا, وہ بھی شاید کافی حد تک اس کو ایڈریس کر لیا جائے گا. اچھا رؤف حسن صاحب, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب سے ملاقات کے بعد شبلی فراز اور عمر ایوب سے مشورہ لیتے تھے؟ دیکھیے اگر کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ہمیں پارٹی کے سب لوگ ایک دوسرے سے مشورہ لیتے ہیں. عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں. شبلی فراز صاحب چیف آف سٹاف ہے پارٹی کے, خان صاحب کے. تو یہ امپورٹنٹ پوزیشنز آکوپائی کرتے ہیں. اگر ان سے مشورہ لیتے تھے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. لیکن ایسا مجھے نہیں پتا ایسا کہ جو آپ جس پیرائے میں آپ یہ بیان کر رہی ہیں کہ جی اس پیرائے میں کیا کوئی ایسی حقیقت موجود ہے یا کہ نہیں ہے. ہم سارے ایک دوسرے کو کنسلٹ کرتے ہیں. میں کنسلٹ کرتا ہوں, صبح دوپہر شام کنسلٹ کرتا ہوں, ان لوگوں کو بھی کنسلٹ کرتا ہوں, اوروں کو بھی کرتا ہوں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کی جان ہوتی ہے. جتنے زیادہ انپٹس آپ لیں اتنے ڈیسیشنز جو ہیں ان کی کوالٹی امپروو کر جاتی ہے. So there's nothing wrong with that, sir, ma'am. لیکن رؤف حسن صاحب, with due respect, ہم نے دیکھا ہے کہ اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب ایک بیان دیتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب میڈیا پر آ کر کوئی دوسرا بیان دیتے ہیں. ہم آج کی پریس کانفرنس کو دیکھ لیں کہ آج دونوں صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے, اور آج شہریار آفریدی والے بیان پہ جو بات کر رہے تھے اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو تحفظات ہیں ان کو ہم ظاہر ہے کہ اپنی کمیٹی میں بیٹھ کے حل کریں گے. اسی موقع پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ شہریار آفریدی صاحب کی میں بات کی حمایت کرتا ہوں, اور انہوں نے بلکہ ذیشان خرم کو ٹکٹ نہ دینے والے معاملے میں بھی کہا کہ خان صاحب کی ہدایت کے برعکس جا کے یہ کام ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اختلافات تو آپ کے بہت سارے کھل کے سامنے آ گئے. کل کو آپ نے گورنمنٹ کے خلاف اگر کوئی چیز کرنی ہے, اگر تو کرنی ہے, کوئی دھرنا, کوئی لانگ مارچ, کوئی احتجاج, تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ ایک پارٹی ایک یونیفائڈ ہول ہے, ہم پارٹی یونائٹڈ ہے.
एक दो तीन चार लोग जो हैं वो ये नहीं रिफ्लेक्ट करते कि पार्टी डिवाइडेड है। बीबी इसी पार्टी ने अभी रिसेंटली 1 महीना पहले इलेक्शंस में लिया, 2/3 मेजॉरिटी जो है हमें सिक्योर की। ये और बात है कि वो मैंडेट हमारा चुराया गया रात के अंधेरे में, जो हम सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला, अनकरीब सिक्योर करेंगे। तो पार्टी के एक दो लोग अगर डिफरेंटली भी सोचते हैं तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम फील करें कि जी पार्टी खत्म हो गई। पार्टी हमारी ना सिर्फ मौजूद है, वो और वक्त के साथ और मजबूत हो रही है। बीबी ये इख्तलाफात है, ये वक्ती इख्तलाफात होते हैं, इनको एड्रेस कर लिया जाता है और ये एड्रेस कर लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट। तो आप लोगों का प्लान क्या है रऊफ हसन साहब, ईद के बाद कोई प्लान है एहतजाज, लॉन्ग मार्च का हुकूमत के खिलाफ? देखिए, लॉन्ग मार्च का लफ्ज़ तो नहीं हमने इस्तेमाल किया अभी तक। हम लोग पॉलिटिकल जो एक कैंपेन है वो शुरू कर रहे हैं। 12 तारीख को हमारा ईद के बाद हमारी मीटिंग होगी अख्तर मैंगल साहब के घर में बलूचिस्तान में, और वहाँ हम जलसों का जो पूरा शेड्यूल है वो अनाउंस करेंगे। और 13 तारीख को, द नेक्स्ट डे 13 अप्रैल को हमारा पहला जलसा वो कशीन में आप जो ये जलसा करने जा रहे हैं, स्ट्रीट पावर शो करने जा रहे हैं, इसमें आपको जाहिर है कि कोई और भी स्टेक होल्डर चाहिए, अख्तर मैंगल साहब या फिर मौलाना फजल रहमान साहब? ये छह जमातों की आप प्लेटफॉर्म है जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब शामिल नहीं है, शायद वो आने वाले वक्तों में शामिल हों, शायद ना हो, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अख्तर मैंगल साहब मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक है, महमूद खान अशकज़ई साहब इसमें हैं, जमात इस्लामी इसमें मौजूद है, MWM इसमें मौजूद है और PTI है। ये 6 जमातें हैं जिनका ये इत्तेहाद हुआ है, और ये इसी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से ये पशीन का जलसा होगा। और उसके बाद के जो जलसे हैं जिसका ऐलान हम इंशाअल्लाह ताला 12 अप्रैल को करेंगे, वो इसी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम मुनक्किद करेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने वैसे मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में कुछ सोच विचार किया है, कोई बातचीत की? अगर मौलाना साहब भी विलिंग हैं और आप भी विलिंग हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही जगह पर हम आप लोगों को देखें एहतजाज की सूरत में? देखिए, मौलाना फजल रहमान से हमारी जमात के राब्ते हुए हैं, और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी हमारी जमात के साथ राब्ते हुए हैं, और ये राब्ते जारी हैं। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा इन टाइम्स टू कम। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा म्यूचुअल मिसट्रस्ट अभी मौजूद है, और जो बीच में पड़े हुए लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ख़त्म हो जाए। और मौलाना फजल रहमान और उनके अलावा भी कुछ और 5-6 पार्टीज़ हैं जो कि हमारे साथ राब्ते में है। तो आने वाले वक्तों में मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तो डेफिनेटिवली मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज लाजमन हमारे साथ शामिल हो जाएगी, और ये इत्तेहाद जो है ये बड़ा इत्तेहाद बन जाएगा। ये रऊफ हसन साहब, मुझे इसकी जरा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, ये पैराशूटर्स कौन होते हैं? जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी, वो मतलब पैराशूटर इज अ पर्सन जो कि एक्चुअली ग्रास रूट से इमर्ज नहीं करती लीडरशिप, जो कि ऊपर से इम्पोज की जाती है, जैसे कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स में होता रहा है। ये जो मसलन आज का जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये एक पैराशूटर है, या इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बना था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो पैराशूटर था। मैं मिसालें दे देता हूँ ना। तो ये इनकी ग्रास रूट सपोर्ट है कोई नहीं है, इनकी कोई बेस नहीं है। ये अगर पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे तो इनको 6 वोट नहीं पड़ेंगे, बल्कि जूते पड़ेंगे, बेइंतहा जूते पड़ेंगे। ये करके देख लें, तो बहुत से नकवी कर लेके देख ले, काकड़ को करके देख ले। नहीं, मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैराशूटर्स, जब आप सवाल पूछे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये पैराशूटर्स हैं, इनके बारे में जरा आप भी ज्यादा गुफ्तगू किया करें और इनको डिस्करेज किया करें, क्योंकि एक जमहूरियत में पैराशूटर्स का कोई रोल नहीं होता। जमहूरियत में जो डिक्टेटर जो लीडरशिप है वो ग्रास रूट से इमर्ज करती है, पार्टी वर्कर्स जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। और PTI वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ के फैमिली फीफ्डम नहीं है। अब खान साहब को इन्होंने अनजस्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्वालीफाई किया है, वो पार्टी की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने बेटों में से किसी को नहीं बनाया, अपनी बहनों में से नहीं बनाया। तो फिर अगर पैराशूटर्स की डेफिनेशन जो आपने बताई रऊफ हसन साहब, मैं भी इससे अग्री करती हूँ, तो फिर आप लोगों ने पैराशूटर्स को क्यों चुना? क्योंकि आप लोगों ने जब सेनेट की टिकट का मामला हुआ तो आप लोगों ने दरीना साथियों को इग्नोर कर दिया जिन्होंने जेलें काटी हैं, लेकिन सनम जावेद जैसा नाम जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे सामने आई थी, उन जैसी खवातीन को या उन जैसे लोगों को आपने नवाजना शुरू कर दिया। तो ये आप तो खुद पैराशूटर्स को प्रमोट कर रहे हैं, यही बात शहरियार आफरीदी ने भी कही है। सनम जावेद पैराशूटर नहीं है बीबी, सनम जावेद जो है पार्टी का बहुत बड़ा एसेट है। सर कितने साल हुए सनम जावेद को कितने साल हुए पार्टी ज्वाइन किए हुए? सनम जावेद की सैक्रिफाइस पार्टी के लिए देखिए, मिसाल दीजिए। और जो जिन्होंने हमारे लोगों ने जितना सफर किया, कोई और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने इतना सफर किया हो, मिसाल दीजिए। सनम जावेद कहां से पैराशूटर आ गई? तो सर अमजद खान न्याजी, उमर चीमा, ये इनकी सैक्रिफाइस सनम जावेद से कम है?
یہ मेरा ख्याल से पार्टी तो के ज्यादा ही assets होंगी। हैं। ये पार्टी के बहुत बड़े एसेट्स हैं, इनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो फिर इनको पार्टी सर accept मेरा करती बुनियादी है। सवाल ये है कि इनको फिर इग्नोर क्यों कर दिया गया और वन इग्नोर नेम? नहीं हुआ, अभी भी इग्नोर नहीं हुए। ये नहीं इग्नोर हो सकते, कभी भी नहीं इग्नोर होंगे। ये पार्टी में रेलेवेंट रहेंगे हमेशा, जैसे कि पास्ट में रहे, अब भी रहेंगे। ठीक है, यानी दो सूरतें होती हैं रऊफ हसन साहब, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है कि जिसने पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसको नवाजना चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर मैं इन दोनों सूरतों में आपसे पूछूं कि सनम जावेद के ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस है या उमर चीमा के या फिर अमजद न्याजी के, तो फिर आप किसको चूज़ करेंगे? बीबी सबकी सेक्रीफाइस है, सनम जावेद की भी है, अमजद न्याजी की भी है, उमर साहब की भी है, उसके अलावा और बड़े लोगों की, हजारों लोगों की सेक्रीफाइस है। उनके घर तबाह हुए हैं, बिजनेसेस तबाह हुई हैं पिछले 2 सालों में, उनकी जिंदगियां तबाह की गई हैं, उनको टॉर्चर किया गया है। ये नजर नहीं आया आप लोगों को? मैं सर यही सवाल आपसे पूछना चाह हमारे रही हूँ ना, पास क्योंकि ये limited मैं number होते हैं ना नहीं कि हम उन लोगों को अकोमोडेट कर सकें। सर हर रऊफ शख्स हसन को तो साहब immediately मैं accommodate नहीं किया जा सकता। रऊफ हसन साहब मैं आपसे नहीं पूछ रही, आपके शहरियार आफरीदी, आपकी जमात के बड़ी शख्सियत, वो पैराशूटर्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको आप वो अपना करें ना, मैंने जवाब दिया है कि उसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करके हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, खत्म हुई बात। चलें सर रऊफ हसन साहब, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बताइएगा, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला मामला आपको लगता है कि ये गलत डिसीजन था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत या ठीक की बात नहीं है। हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हमारा पार्टनर है, MWM भी हमारी पार्टनर है, और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी पार्टनर हैं। हम उनके साथ, वो सब हमारे लिए बहुत अहम है। तो फिर हमने ये उस वक्त तकाजों के मुताबिक हमने एक फैसला किया, वो ठीक है, वो चल पड़ा, बाकी देखेंगे कि आगे क्या होता है। अच्छा, और ये सोली फैसला किसका था? ये पार्टी का फैसला होता है। There's a consultative process, you know, which is in place in the party. किसी एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं होता, इट्स अ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। उसकी बेसिस के ऊपर एक जॉइंट फैसला किया जाता है पार्टी के प्लेटफॉर्म से। ठीक है, यानी ये पार्टी ने कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन रऊफ साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर एक और गेस्ट को दावत देंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में हमें मैंडेट नहीं मिला था। आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, वाकई नहीं मिला था मैंडेट? जी बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सियासी बात करूं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से हिंदुस्तान की सख्त तरीन मजम्मत करना चाहता हूं, जिसने आज एतराफ़ जुर्म किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को उनके दावे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो कत्ल किया है, शहीद किया है। तो ये बहुत ही मज़मूम अमल है, और मैं सिर्फ इस बात की क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है हिंदुस्तान के खिलाफ और इस दरअंदाजी के खिलाफ, और उनको ये तंबीह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की भी उतनी ही खुद मुख्तारी होगी जितनी वो खुद मुख्तारी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का वो एहतराम करेंगे। तो अगर वो इस तरह की अब चूंकि उनके इंतखाबात होने वाले हैं तो पाकिस्तान मुखालिफ भड़कें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान भी अपनी मिट्टी का दिफा करेगा, और इसके लिए मुझे ये तवक्को है कि पूरी कौम भी और तमाम पाकिस्तान की जमातें जो हैं इस मामले में मुत्तहिद हैं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये राजनाथ का जो बयान है, चले मैं इस पे थोड़ा सा एक सवाल ले लूँ, फिर मैं पॉलिटिकल सवाल की तरफ वापस जाऊंगी। का जो ये बयान है राजनाथ का, इसको ज़ाहिर है कि हम भी कंडेम करते हैं, आपने भी कर दिया एक कौम होकर, लेकिन ये कितना भारी पड़ सकता है भारत पे, क्योंकि इंटरनेशनली भारत पे इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहा है माजी में भी। जी देखिए, अभी ये अब जो कार्रवाइयाँ हैं जो हिंदुस्तान की, ये पिछले 6 महीनों में सबसे पहले अगर आपके नाजरीन को याद हो, सितंबर में कनाडा ने इल्ज़ाम, बाकायदा तौर पर उनकी सरकार ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान ने उनकी सरजमीन पर अपने एक कैनेडियन शहरी का कत्ल किया है, इस बुनियाद पे कि शायद वो इंडिया मुखालिफ बातें। उसके बाद दिलचस्प ये मामला हुआ कि अमेरिका ने नवंबर में यही बात दोहराई कि उन्होंने भी ये कहा कि जी उनकी सरजमीन पर हिंदुस्तान ने ऐसा एक्शन किया है। तो पिछले 6 माह में अब कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान यक ज़बान होकर एक ही बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है
वो दरअंदाजी कर रहा है, हमारे ममालिक की खुद मुख्तारी को वो ज़रब पहुँचा रहा है। और इस मामले में हमारे पास अब क्लियर रास्ता है कि हम ये जो 2 ममालिक हैं, अमेरिका और कनाडा, इनसे भी बाकायदा तौर पर इस पर रुजू करें कि भाई ये अब दरअंदाजी जो है, जिसका पाकिस्तान के केस में तो हिंदुस्तान ने खुद एतराफ़ किया है, बाकी 2 के मामले में वो दिफा करते रहे, तो हमें इस पर कोई मुश्तरका लाएमल बनाकर हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी इंसाफ के कटहरे में लेकर आना चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे बताइएगा कि जावेद लतीफ़ साहब का ये जो बयान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में हमें मैंडेट नहीं मिला था, डू यू एग्री विद हिम? जी नहीं, देखिए मैंडेट तो पाकिस्तान के अवाम ने तकसीम करके दिया है। किसी एक जमात को मैंडेट नहीं मिला। जो एक जमात बड़े दावे करती है, उनको 30% पाकिस्तानियों ने वोट डाले हैं, लेकिन 70% पाकिस्तानियों ने उनके खिलाफ भी वोट डाले हैं। तो लिहाजा उनका मैंडेट भी मुकम्मल नहीं है, मुस्लिम लीग नून का भी मुकम्मल मैंडेट नहीं है। इसीलिए एक मखलूत हुकूमत कायम है उन 70% वोटों पे जो उस आज़ाद या उम्मीदवारों को नहीं मिले। तो जो उस 70% वोटों में हमारा हिस्सा जो है, वो 2018 के मुकाबले में हमें 5 लाख पाकिस्तानियों ने ज्यादा वोट दिए हैं। तो मैंडेट में कहीं से भी कमी नहीं आई, लेकिन वो जो एक फैसला कुन मैंडेट है, वो तो किसी जमात को पाकिस्तान के अवाम ने नहीं दिया। तो फिर ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अगर मैंडेट हमें वाज़े मिला भी नहीं किसी एक जमात को, बरक्स इसके कि एक जमात दावा कर रही है लेकिन वो ज़रा अपोजिशन बेंचेस में है, मुस्लिम लीग नून को हुकूमत लेनी चाहिए थी? देखिए ये तो एक फैसला है और बहुत सारे लोग, मैं भी शामिल हूँ, उनकी यही मुशावरत की थी और यही मशवरा दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने दी जाए। अगरचे हमारी नशिस्तें और हमारे जो वोटों की तादाद है वो उनसे कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से चौथा मुसलसल इलेक्शन है, जिसमें पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात का एजाज जो है वो नहीं दिया है, तो लिहाजा पंजाब में हमारे पास एक प्रॉपर मैंडेट मौजूद है, उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, और जब हुकूमत साजी नहीं हो रही थी दूसरी जमातों से, तो फिर जो हम दूसरी बड़ी जमात हैं वोटों के लिहाज से, नशिस्तों के लिहाज से, तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आगे बढ़कर ये मुश्किल तरीन हालात में इस जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन आपकी जमात के जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको भी उसमें कंसिडर करूंगी, राना सनाउल्लाह हैं, जावेद लतीफ़ साहब, ज़ाहिर है कि आजकल वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, बड़े बड़े नाम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब बड़ी मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो हालात हैं कि इसमें गिरफ्तारी का भी डर है। ये मायूसी इतनी क्यों है? ये तो देखिए हमारा ये एक तवक्को थी पाकिस्तान के अवाम से कि वो मुस्लिम लीग नून को एक कम से कम, चले अगर 2/3 नहीं तो कम से कम फैसला कुन अक्सरियत देंगे, वो हमें नहीं मिली। लेकिन मायूसी का इजहार आमतौर पे तो तभी किया जाए जब हमारे हौसले पस्त हों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले जवान हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ अब मुल्क में मौजूद हैं। तो जो भी हमें आप कह सकते हैं कि तवक्को के बरक्स नताइज आए हैं, हमें इन्हीं के साथ आगे चलना है। और जो असल मकसद है इस सारे जो हम जिस पर गुफ्तगू करते हैं, इंतखाबात का, मैंडेट का, वोटों का, वो तो ये कि पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी है, उन्हें रिलीफ देना है। आपको तो कोई ऐसा डर तो नहीं है गिरफ्तारी का, खुर्रम दस्तगीर साहब? जी अल्लाह ताला का करम है, हमने तहरीक इंसाफ के दौर में, मैंने तो नहीं, लेकिन मुझे हरासा करने के लिए मेरे 85 साल वालिद के ऊपर कुछ 6 पर्चे किए गए थे, हमने वो भुगत ली हैं। और हमने तमाम जो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो भुगत ली हैं। तो खदशा कोई नहीं है, लेकिन हम अपने कद से अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का प्लान है लंदन विजिट का, ये प्लान कितना अरसा हो सकता है? मुस्तकिल तो नहीं जा रहे होंगे? जी उनका मुस्तकिल पाकिस्तान में क़याम करने का मंसूबा है, और वो अगर चंद कुछ अरसे के लिए जाएंगे अपने मेडिकल चेकअप के लिए, लेकिन अब वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, यानी ये बात तो चले आपने क्लियर कर दी कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे और फिर वापस पाकिस्तान ही आएंगे। मुझे ये बताएं, जी बिल्कुल आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब जीते नहीं हैं, और अगर वो जीत जाते तो वो वजारत दाखिला के लिए बड़े मजबूत कैंडिडेट होते हैं, ये उनकी ज़बानी है।
मोहसिन नकवी साहब की वजह से उनको हराया गया, ये भी एक शक व शुबात में डालता है। ये इस बयान में कितनी सदाकत है? जी इन इंतखाबात जो हुए हैं उनके ऊपर हम सबको तहफ़्फ़ुज़ात है, मुझे अपने हल्के के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन इन सब तहफ़्फ़ुज़ात का बेहतर तरीका यही है कि या तो हम फिर अदालत में जाएं या अगर हमारे पास जो भी सबूत और शवाहिद है वो सामने लेकर आए। अदरवाइज मैं अपनी ज़ाती राय ये देना चाहता हूँ कि जब के मरकज़ में और सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें कायम हैं, तो हम चाहे पार्लियामान में हों या ना हो, काबीना में हों या ना हो, हम सबको अपनी हुकूमतों को मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। और भी तरीके हैं अपनी जमातों की जो है उसमें सर्व करने के, कौम की खिदमत करने के। तो सिर्फ पार्लियामान और काबीना ही नहीं, और भी तरीके हैं कि हम मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। जिस तरह जो मैंने अभी कहा कि आगाज ही हमने यहाँ से किया कि हम सरीहन और वाज़े तौर पर हिंदुस्तान की मजम्मत करें और पाकिस्तान की हुकूमत को भी और अफवाज पाकिस्तान को तक़वियत दें हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए। ये भी एक खिदमत है। बल्कि ऑपोजिशन को भी साथ देना चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर होना चाहिए, इस मामले में तो कम से कम होना चाहिए। जी, पर मुझे तो बहुत ही अफसोस और दुख है ना जी कि इसी तरह जहां अपोजिशन को भी ये करना चाहिए, लेकिन आज तो बानी चेयरमैन ने आर्मी चीफ के ऊपर फिर इल्जामात दाग दिए हैं। इमरान खान और फिर ये साहब वही रविश है, जी ये रविश है जब हिंदुस्तान ने आज से ठीक 5 साल पहले पाकिस्तान पर हमला किया था, तब उन्होंने हुकूमत में होते हुए अपोजिशन से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। और आज जबकि वो अपोजिशन में है, अब फिर वो पाकिस्तान की जो रियासत है उसकी सपोर्ट करने से आ रही हैं और पीछे हट गए। लेकिन अभी आपने ये मामला देखा होगा कि तोशाखाना में उनकी सजाएं मुअत्तल हुई हैं। कुछ चांसेस ये भी हैं, उनकी पार्टी को उम्मीद है कि जो बानी पीटी आई हैं इमरान खान साहब, वो कुछ ही अरसे में बाहर भी आ जाएंगे और फिर वो अपोजिशन को लीड भी करेंगे। देखिए ना जी, ये तो अगर हर चीज सौदेबाजी ही है, नहीं आपको लग रहा है ये सौदेबाजी है? हो सकता है वो लीगल टर्म्स पे ही बाहर निकले। जी नहीं, लीगल टर्म्स पे तो अगर सिर्फ जो साइफर का रेफरेंस है अगर उसको दुरुस्त तरीके से चलाया जाए तो वो बहुत ही संगीन जुर्म किया है। इसी तरह जो अभी 9 मई के वाकयात हैं, और मुझे इस पर बहुत तशवीश है कि अगर कहीं से कोई नरमी नजर आ रही है 9 मई की, तो ये पाकिस्तान की रियासत और आने वाली तमाम हुकूमतों के लिए एक बड़ा तबाहकुन प्रेसिडेंट होगा। क्योंकि अगर आज हमने नरमी की तो फिर 9 मई से ज्यादा संगीन वाकया आने वाले सालों में होगा। ये वही बात है कि जब 2014 में पार्लियामान का जंगला गिराने वालों को सजा नहीं दी गई, फिर उन्होंने 9 साल बाद आकर GHQ का जंगला गिरा दिया। अगर उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला करने वालों को सजा दी जाती तो वही लोग फिर आकर 9 साल बाद रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग ना लगाते। चले मैं इस तरह रीफ्रेस कर लेती हूँ अपने अगले सवाल को। आपने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया बल्कि हमें 2014 के धरने के हवाले से। अगर उस वक्त सजा दी जाती तो शायद ये मामला डिफरेंट होते, लेकिन अभी जो मामला चल रहे हैं, आपको कहीं पर शक है कि अब भी शायद वो अंदरूनी मामलात पैदा हो सकते हैं और एक गेटवे खुल सकता है और वो सुलह सफाई और नर्म दिल हो जाना, कोई खदशा है इस तरह का? जी ख्वाहिश तो यही है कि ना हो, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़े तल्ख और अजीब व गरीब सबक सिखाती है, तो लिहाजा यहाँ तो कुछ भी बईद इम्कान नहीं होता। मेरी यही तवक्को है कि अगर हमने 9 मई के बाद भी सबक नहीं सीखा और हर चीज को सियासी सौदेबाजी का ईंधन बनाना है, जिस तरह हमने 5 अगस्त 2019 को जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, अगर हमने उसके बाद भी नहीं सीखा, अगर हर चीज ही सौदेबाजी का ईंधन है, तो फिर रियासत को चलाना नामुमकिन पहले ही हो चुका है। तो आने वाले दिनों में तो बहुत ही ये एक मुश्किल मुअम्मा बन जाएगा, क्योंकि जो इस सारे गुफ्तगू में जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो कुचले जाते हैं, उनकी जो फलाह है, उनके आने वाली नस्लों की जो मुआशी मुस्तकबिल है, वो सब इस डिस्कशन से गायब हो जाता है। हमें तो असल में पाकिस्तान के अवाम को हर बात करते हुए सबसे पहले उनकी फलाह को सामने रखना है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए खुर्रम दस्तगीर साहब एक और सवाल पूछ लेती हूँ। अभी रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी पैराशूटर्स की जो है ना वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताई है कि पैराशूटर्स कौन होते हैं।
آپ کو بھی ظاہر ہے اس لفظ سے آپ بھی واقف ہوں گے، میں بھی واقف ہوں، پیراشوٹرز کون ہوتے ہیں جی. جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں یہ چاہے کسی جماعت کے سر پہ آ کے بیٹھ جائیں یا حکومت میں آ کے بیٹھ جائیں، نقصان نہیں دیتے؟ جی یہ تو پھر اس حکومت کا کام ہے کہ وہ کس طرح ان لوگوں سے، اگر مثلا پیراشوٹرز میں کوئی خاص سکل ہے جس کا وہ اس حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لیکن اس حکومت چلانے والوں کے سامنے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ وہ انہیں کیسے لے کر چلتے ہیں. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک مستقل مذاکراتی عمل کے ذریعے ہی چل سکتی ہے، جس میں اس نے بیک وقت مثلا اس وقت جو شہباز شریف اور یہ مذاکرات کس سے ہوں گے؟ مستقل مذاکرات؟ جی یہ مذاکرات مثلا آج ایک مخلوط حکومت ہے تو لہٰذا جو ہواری جماعتیں ان سے بھی ہونے ہیں، وہ مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہونے ہیں، اور وہ مذاکرات عدلیہ سے بھی ہونے ہیں، کیونکہ اب سب اس معاملے میں سٹیک ہولڈرز بن چکے ہیں. اور جب تک پاکستان کی حکومت چلانے کے لیے اگر آپ سمجھیں کہ روزانہ مذاکرات نہیں کریں گے تو معاملات پھر بہت سارے یعنی جن میں کوئی کسی کی غلطی نہ بھی ہو، صرف مس کمیونیکیشن کی وجہ سے حالات جو ہیں بہت خراب ہو جاتے ہیں. تو پھر سر میں چھوٹا سا ایک اور سوال جسارت کر لیتی ہوں سر سوال کرنے کی. محسن نقوی صاحب میں ایسے کیا سکلز ہیں کہ اتنی بڑی وزارت داخلہ آپ ہی کی حکومت انہیں دے دیتی ہے؟ جی یہ تو بہترین جواب جنہوں نے انہیں منتخب کیا وزیر اعظم پاکستان وہی دے سکتے ہیں جی، کیونکہ ان کی ٹیم ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے بطور صدر جماعت جو ہے ان کی سینٹ کے لیے سپورٹ کا فیصلہ کیا ہے، تو بہتر وہی جواب دے سر سکتے آپ کی ہیں. جماعت ہمارے سامنے تو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں سر آپ کا ہی نام لے لیتی ہوں، میں اور دیگر لوگوں کی لسٹ نکال لیتی ہوں. اتنے معتبر لوگ ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، مذاکرات کے لیے بھی سمجھدار لوگ ہیں. کوئی ایک بندے کا بھی نام وزیر اعظم کو اچھا نہیں لگا؟ جی دیکھیے یہ انہوں نے چونکہ پاکستان کے عوام کی حاکمیت کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس کا بہتر جواب وہی دے سکتے. چلیں ٹھیک ہے. اور ساتھ پی سی بی چیئرمین کا بھی عہدہ ملنا. خرم دستگیر صاحب کیا بنے گا یہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، اگر اپوزیشن سڑکوں پر آ جاتی ہے عید کے بعد، اور پھر شیر افضل مروت صاحب آج کل بہت زیادہ حکومت مخالف بیانات دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بس 30,000 بندے چاہیے، میں دیکھتا ہوں کون ڈنڈا مارے گا، کون ڈنڈا چلائے گا. کیا بنے گا؟ جی دیکھیے میں اپنی جو شروع میں گفتگو کی تھی اسی پر واپس آؤں گا. یہ ساری مسلم لیگ نون نے یہ سب دھرنے حملے، آپ کو اگر میں یاد کرا دوں 2 اکتوبر 2016 کے آخر میں ایک باقاعدہ مسلح حملہ کیا تھا پی ٹی آئی نے پشاور سے اسلام آباد کے اوپر، جسے ہم نے اٹک پل پر پسپا کیا تھا. تو لہذا ہم یہ سب، اور ابھی 25 مئی کو آپ کو 25 مئی 2022 کو جو حملہ ہوا تھا اسلام آباد کے اوپر، ہم نے وہ بھی دیکھا تھا. تو ہم نے یہ سب حملے اب دیکھ چکے ہیں، اور حکومت کے سامنے اس وقت اپوزیشن چیلنج نہیں ہے، حکومت کے سامنے مہنگائی چیلنج ہے اور بڑھنے والی دہشت گردی چیلنج. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام چیلنجز میں وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے 5 سال پورے کر لیں گے اور حکومت مضبوطی کے ساتھ قدم جما لے گی؟ جی یہ تو اس کا بھی اصل ٹیسٹ جو ہے وہ اسی پر ہوتا ہے کہ مہنگائی اور دہشت گردی کنٹرول ہوتے ہیں اگلے 1 سال میں کہ نہیں ہوتے. اگر 1 سال میں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو پھر حکومت اور خرم دستگیر صاحب دل بھی نرم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ بھی ہے لنک؟ جی ہے، بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت وہی میں نے کہا ہم جو اقتدار کی گردشیں ڈسکس کرتے ہیں، اگر تو حکومت کا فوکس اس پر رہے گا، اور میں مثال دینا چاہتا ہوں میاں نواز شریف کی 2013 کی حکومت کی، کہ دھرنوں کے باوجود، حملوں کے باوجود انہوں نے پہلے 4 سال میں مہنگائی کم کی، دہشت گردی ختم کی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، ٹارگٹ کلنگ ختم کی. تو لہذا اگر حکومت یکسو اور فوکسڈ ہو تو ان تمام حملوں کے باوجود اپنے ٹارگٹس اچیو کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے نیئر بخاری صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں. نیئر بخاری صاحب مجھے بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے کل کہا کہ ہم نے پہلے مساق معیشت کیا، اب آئینی اصلاحات کریں گے. یہ کون سی آئینی اصلاحات کرنے کا سوچ رہی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل جو پولیٹیکل سچویشن ہے قوم کے سامنے ہے، اکنامک کرائسس ہیں،
जुडिशरी वर्सेस एग्जेक्टिव है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अभी ईसीसी की मीटिंग्स हैं उसको देख रहे हैं हम। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया था उसकी बुनियादी वजह थी कि मुल्क को क्राइसिस से कैसे निकाला जा सके, क्योंकि जो डिवाइडेड मैंडेट था कोई सियासी जमात हुकूमत तो बनाने को तैयार नहीं थी। और अभी हम समझते हैं कि अदालतों का और जजेस का वर्सेस एग्जेक्टिव जो इशू है, मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर खतूत आ रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि जहाँ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ या जजेस के इश्यूज़ हैं या हुक्मरानों के इश्यूज़ हैं, एक कॉमन सिटीजन बड़ा मुतासर हो रहा है। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं और केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत ज़्यादा पेंडेंसी भी होगी है, बैकलॉग भी है कॉमन लिटिगेंट्स का भी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि वो लॉ रिफॉर्म्स आनी चाहिए इस मुल्क में, ताकि कॉमन आदमी का जो एतमाद है अदालतों पे उसमें इजाफा भी हो सके, वो एतमाद कर भी सकें और उनको टाइमली रिलीफ भी मिल सके। तो इसीलिए लॉ रिफॉर्म्स की बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट्स हैं, अभी तक तो जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि जो 18th अमेंडमेंट हम लेके आए थे, बिल्कुल, और जिसका क्रेडिट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाता भी है कि उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जो डेवोल्यूशन हुआ था उस डेवोल्यूशन पे अमल दरामद नहीं हुआ, और इसीलिए अमल दरामद होगा तो आपके जो वफाक के अखराजात है उसमें भी कमी आएगी और सूबे जो हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकेंगे। ठीक है, नहीं बुखार साहब, सुबह से मुझे याद आया कि एनएफसी अवार्ड पे अगर हुकूमत चाहती है कि इसको हम दोबारा से रिविजिट करें तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? हुकूमत जब ये मौक़िफ़ हमारा जानना चाहेगी तो हमसे रुजू करेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है और आइन में है कि कोई भी काम जो है जो हुकूमती सतह पे और रियासती सतह पे करना है वो तो पार्लियामान का इख्तियार है, कानून साजी उनका इख्तियार है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसानी से तो होती नहीं है जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ऑन बोर्ड ना हों, और एनएफसी अवार्ड जो है ये उसको अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा राइटली नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से जो अमेंडमेंट्स की थी, क्योंकि स्मॉलर प्रोविंसेस को ग्रीवियंसेस थी अगेंस्ट अ बिगर प्रोविंस, और वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के ज़रिए उनका शेयर बड़ा जो डिविजिबल पूल था उसमें। तो अभी वो वफाक समझता है कि जो किसी में बातें सामने आती नहीं कि वो वफाक अखराजात नहीं पूरे कर पा रहा। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी कहा था, अभी भी मौक़िफ़ है कि 17 वजारतें जो डिवॉल्व हुई हैं उनको प्रैक्टिकली डिवॉल्व होना चाहिए और उनको सूबों के पास होना चाहिए। और जब ये वजारतें डिवॉल्व हो जाएंगी तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बच जाएंगे और वफाक के पास वो कैपेसिटी होगी कि अपने अखराजात पूरे कर सके। सही है, लेकिन हमने देखा कि जो किफ़ायत सारी की बात अभी आपने कोट की है, आज ही की खबर है कि वज़ीर आज़म ऑफिस के अफसरान के लिए जो 4 इजाफी हैं वो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। तो ये हैरत की बात है कि एक तरफ तो हम किफ़ायत सारी की बात करें, फिर हम अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे की भी खबर पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुज़ायका खेज़ लगता है। लेकिन नहीर बुखारी साहब मुझे बताएं कि क्या अगर अपोजिशन सड़कों पर निकल आती है, पीपल्स पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी हुकूमत बचाने के लिए? क्योंकि मुफाहमत के लिए तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और ख़ास करके आसिफ अली ज़रदारी मशहूर हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह। देखिए, मुल्क में जो क्राइसिस हैं उसके लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पे यकजा होना बड़ा ज़रूरी था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गवर्नमेंट बनाने में तावन किया एन के साथ, उसका बुनियादी वजह यही थी। लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ना मानूं वाली बात से तो हुकूमतें नहीं चलती और मुल्क नहीं चलते और अदारे भी नहीं चलते। अगर अपोजिशन एजिटेशन करती, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, वो बिल्कुल करें, और लेकिन आइन और कानून के दायरे में रह के करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से
ایجیٹیشن کے ذریعے گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے خلاف رہی ہے. ہم نے 2014 میں بھی اس وقت بھی سپورٹ کیا اس وقت کی گورنمنٹ کو بھی. بالکل. ہم نے 2022 میں بھی ہم نے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے گورنمنٹ کو نو کانفیڈنس کیا اور پیک اپ کروایا. اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایجیٹیشن کرنا ان کا رائٹ ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹس کو ڈسلوج کرے ایجیٹیشن کے ذریعے اس پہ بلیو نہیں کرتی. کانسٹیٹیوشنل مینز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں. ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا، یہ لاس کنسیڈر کریں گے آپ؟ مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہے کہ ان کی جماعت بہت سیٹیں بھی نہیں لے پاتی ہے، یا اب کی بار وہ شاید بہت کارنرڈ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لاس کنسیڈر ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات نہ کرنا، حکومتی بینچز پر ان کا نہ ہونا؟ بات لاس کے نہیں ہے. دیکھیں آپ پالیٹکس میں آپ دیکھیں، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مستقل اتحاد نہیں ہوتے اور مستقل مخالفتیں بھی نہیں ہوتی. جو سیاسی جماعتیں آج گورنمنٹ میں ہیں اور جو اپوزیشن میں، یہ ایک جگہ گورنمنٹ میں بھی رہی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ایک ساتھ رہی ہیں. تو مولانا صاحب کو رجوع تو کیا پیپلز پارٹی کے علاوہ، کیونکہ گورنمنٹ این اے بنانی تھی، انہوں نے رجوع کیا لیکن وہ نہیں مانے. وہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بلوچستان میں گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوں گے. تو یہ پولیٹیکل پروسیس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل آتی رہتی ہیں، الیکشن ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ ایجیٹیشن کے ذریعے ڈسلوج نہیں ہونی چاہیے. اس وقت جو سچویشن ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں، جو آپ کو آپ کے تجزیے کے مطابق جو سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہونے چاہیے حکومت کے ساتھ، وہ ایک پیج پر ہیں اگر یہ تحریک چلتی بھی اپوزیشن کی طرف سے؟ تو دیکھیں جی، ملک کے مفاد میں کیا ہے. ٹھیک، ہم ملک کے مفاد کی بات کریں گے یا ملک دشمنی کی بات کریں گے؟ جو پولیٹیکل فورسز ہے، پاکستان کے پولیٹیکل فورسز ہے نا، وہ ریاست کی اور ملک کی بہتری کے لیے کام پالیٹکس میں ہیں، تو ان کو اپنی آئینی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ہم ادھار مانگ کے تو تنخواہیں دیتے ہیں. تو پھر اس سچویشن کو نکالے گا کون؟ یہی پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل لیڈرشپ نکالے گی نا. بالکل، باہر سے تو نہیں آئے گا، یا کسی باہر والے کو آپ دعوت دیں گے. تو یہ ذمہ داری. بہت شکریہ نیر بخاری صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.